गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस में अगला चैप्टर है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कल हमने बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी आवश्यक है कि हमारे देश में हम जब रहते हैं तो हमें कौन कौन से मूल अधिकार हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं। तो हमारे संविधान के भाग 3 में, संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। और जो ये मूल अधिकार है हमने किस देश से लिए हैं? मूल अधिकार हमने अमेरिका देश से लिए हैं। जिस प्रकार हमने जो मूल कर्तव्य थे वो रूस देश से लिए हैं, उसी प्रकार मूल अधिकार किस देश से लिए हैं? मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। मूल अधिकार हमने अमेरिका देश से लिए थे। इसे हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक समाहित किया गया है। तो मूल अधिकार हमने किस देश से लिए? अमेरिका से लिए। हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। तो 12 से लेकर के 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार है ना। इन मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा गया है? मूल इसलिए कहा गया क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में जन्म लेता है तो उसको जो अधिकार मिले उसके विकास के लिए मिले। तो ऐसे अधिकार जिनके ऊपर कोई भी राज्य का मतलब हो गया देश, हमारा देश या कोई भी सरकार उन मूल अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। मतलब हमारे देश में तानाशाही नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र होने के नाते लोगों के कुछ अधिकार है। उन अधिकारों को कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन अधिकारों को छीन नहीं सकती। किसी भी प्रकार से उन अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उन अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है। उन अधिकारों को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। और हमारे मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं उस मूल अधिकारों का गारंटर बनाया गया है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार का गारंटर है। हमारे संविधान ने हमें गारंटी दी है मूल अधिकारों की कि कुछ भी हो जाए आपके मूल अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई लगाएगा तो उसके ऊपर सुनवाई कौन करेगा? इन मूल अधिकारों का बचाव कौन करेगा? इन मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? इन मूल अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर मतलब क्षति होता है, उससे मतलब मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उसके मूल अधिकार से मतलब उसे वंचित रखा जाता है, हटाया जाता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। हमारे संविधान ने हमें गारंटी दी है कि आपके मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा का जो गारंटर है वो किसे बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। अगर कोई भी सरकार मूल अधिकारों पर कोई कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और वो देश के नागरिक और विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे मूल अधिकार में टोटल 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा संविधान बना था तब कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। जब हमारा संविधान बना था तब कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। जब हमारा संविधान बना था तब कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। पहला मूल अधिकार की बात करते हैं, समता का अधिकार। समता मतलब होती है समानता। तो समानता की जो बात करता है, समानता यानी समता नहीं, समानता की जो बात करता है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 14 से लेकर के 18। 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं? समानता के बारे में बताते हैं। तो पहला हमारा मूल अधिकार किसका? समता का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। समानता के बाद में आ गई स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला आ गया समानता, दूसरा आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल कहां से है? 19 से लेकर के 22 तक। किसका वर्णन है? स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। ये कितने आर्टिकल है? ये टोटल आर्टिकल कितने? 4 है। मूल अधिकार टोटल कितने?
थे जब हमारा संविधान बना था 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? समता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से लेकर के 18 तक। टोटल कितने आर्टिकल है? 5, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल स्वतंत्र समता जो समानता का अधिकार है उसमें टोटल कितने आर्टिकल है? जो हमें समानता की बात बताते हैं आर्टिकल, कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है, 14 से लेकर के 18 तक। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से लेकर के 22 तक। टोटल कितने आर्टिकल हुए? टोटल आर्टिकल, टोटल अनुच्छेद कितने हुए? 4। उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन से अधिकार है जो हमें शोषण से बचाते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। तो ये टोटल आर्टिकल कितने हुए? 2। 23 और 24 टोटल आर्टिकल कितने हुए? 2। उसके बाद में आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है। हम किसी पर भी आस्था रख सकते हैं, किसी में भी विश्वास रखते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। हमें धर्म की स्वतंत्रता दी हमारे संविधान ने। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहां से कहां तक मिला है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। किस किस की बात करता है? धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किसका वर्णन है? धर्म की स्वतंत्रता का। कितने आर्टिकल है? 25, 26, 27 और 28। टोटल आर्टिकल कितने हुए? 4। ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा पढ़ा? सबसे पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। समता का मतलब क्या हो? समानता, है ना। हमारे देश में सब व्यक्ति समान है। कितने से कितने आर्टिकल है? 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहां से कहां तक? 19 से लेकर के 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक? 23 और 24। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। टोटल कितने? 4 आर्टिकल। अगला आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें हमारे संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार की अगर शिक्षा पद्धति है उस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे इस्लाम में शिक्षा मदरसों में दी जाती है, हमारे हिंदू धर्म में शिक्षा ऋषिकुल में दी जाती थी। तो हम ऋषिकुल खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं, या किसी भी धर्म में कोई भी शिक्षा पद्धति है उसकी शिक्षा दी जा सकती है। कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। तो हमें हमारे संस्कृति को बचाने का अधिकार है, हमें हमारे शिक्षा के अधिकार है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 29 से लेकर 29 और 30। टोटल कितने आर्टिकल हुए? 2। तो याद किस प्रकार करना है? पहले में 5, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2। सबसे पहला समानता, स्वतंत्रता, शोषण, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति। और अगला आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद कौन सा? 31। कितने अधिकार है? 1। संपत्ति का अधिकार, हमें हमारी संपत्ति बनाने का अधिकार है। हमें हमारी संपत्ति बनाने का अधिकार है। और लास्ट हमारे पास आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब ठीक करना। अगर इन मूल अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, इन पर किसी प्रकार की कोई इनकी क्षति होती है, तो उनका उपचार किया जा सकता है। संवैधानिक रूप से उनका उपचार किया जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जितने भी मैंने आपको अनुच्छेद बताए, जितने भी मैंने आपको मूल अधिकार बताए, उन अधिकारों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आती है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी की जाती है, तो उनका उपचार किया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। और आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 के अंदर है रिट। 5 प्रकार के रिटों का वर्णन है, वो बात हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार टोटल कितने मूल अधिकार हुए? 7 मूल अधिकार हुए। पहला समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धर्म, पांचवा संस्कृति, छठा संपत्ति और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब हमारा संविधान बना था तब कितने मूल अधिकार थे? तब मूल अधिकारों की संख्या थी 7। भाग कौन से में? भाग 3 में। किस देश से लिया है? अमेरिका से। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था 42वां कब हुआ है? 1976 में। 44वां कब हुआ? 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे भाग 12 में, उसे भाग कौन से में? उसे भाग 12 में 10, 11, 12, उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। तो हमने कौन से मूल अधिकार को हटाया? हमने संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 31 में। अनुच्छेद 31 में जो हमारे संविधान ने हमें संपत्ति का अधिकार दिया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। कौन से मूल अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हमने संविधान से क्या कर लिया? हटा लिया।
दिया। तो आर्टिकल 31 को हमने निश्चित कर दिया, उसे हटा दिया। अब संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, बल्कि आपका कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। उसे हमने संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में उसे कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब हम कोई भी जमीन मकान कुछ भी खरीदते हैं, किसी भी प्रकार की संपत्ति बनाते हैं, वो हमें किराए पे दी जाती है, वो उस पर हमारा कानूनी अधिकार है, उस पर हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये जो संविधान संशोधन हुआ 44वां, इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दी। इसलिए मान्यता प्रदान की क्योंकि अगर संपत्ति आपका मूल अधिकार है तो हम किसी भी प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते, और अगर हम अधिग्रहण नहीं कर सकते, सरकार किसी संपत्ति को ले नहीं सकती, तो विकास के कार्य लगातार अवरुद्ध हो रहे थे। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न बना करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाना चाहिए। तो इस संशोधन को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी कि संपत्ति के अधिकार को आप हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि जैसे मान लो एक हाईवे बनाना है, ठीक है, और मान लो ये अपना हाईवे है, इस हाईवे पे मान लो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई हाईवे है, मान लो जम्मू कश्मीर में हाईवे है, वो हाईवे बनाना है, और उसके लिए सरकार को कुछ घरों को खरीदना है, कुछ जमीनों को खरीदना है, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम हमारे घर नहीं देंगे, और सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि संपत्ति आपका कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो उन लोगों ने अपना घर देने से मना कर दिया। तो इस हाईवे को मान लो इस साइड से निकाला गया, और यहाँ पे मान लो कुछ घर उन्होंने कह दिया हम भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार जो विकास के कार्य है वो अवरुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए लोग अपने घर देंगे नहीं, और सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि संपत्ति आपका कैसा अधिकार था, मूल अधिकार था। तो इस प्रकार विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी। अब हमारी संपत्ति हमारा कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारी संपत्ति लेगी तो उसे हमें उसका उचित मुआवजा देना पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार हमारी संपत्ति खरीदती है तो उस सरकार को हमें क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने बात की मूल अधिकारों की, ओवरव्यू लिया। मूल अधिकार कितने थे, 7 थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। किस देश से लिया था, लिए हमने मूल अधिकार, हमने अमेरिकी देश से लिए। उसे संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, भाग 3 में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं समता के अधिकार की, समानता का अधिकार, है ना। समता के अधिकार में टोटल कितने आर्टिकल है, समता के अधिकार में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 5। कहां से कहां तक समता का अधिकार, 14 से लेकर के 18 तक। तो देखो इन 5 की बात करते हैं, कल थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अनुच्छेद 14, है ना। सबसे पहले हम समता की बात करते हैं। समता में कितने आर्टिकल है, टोटल 5 आर्टिकल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। संविधान में कहीं पर भी विधि शब्द आए, आपको उसको क्या पढ़ना है, कानून। तो मैं विधि हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कानून। तो आपकी 12th की बुक में भी ये देखा है कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 कानून के आगे सभी व्यक्तियों को क्या बनाता है, समान बनाता है। ये पूरा आर्टिकल ऐसे 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ये 14 आर्टिकल 2 टुकड़ों में पढ़ना अपने को। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, यानी विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून का समान, विधि मतलब क्या हो गया, कानून, तो कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 ये कहता है कि हमारे देश में कानून सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। और अनुच्छेद 14 ये कहता है हमारे देश के सभी लोगों के लिए कानून क्या होगा, समान होगा। कानून किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो, है ना, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, कानून के आगे सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। कानून के समक्ष समानता, कानून के आगे सभी व्यक्ति क्या है, समान। दूसरे शब्दों में एक लाइन बोल रहा हूं मैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति आर्टिकल 14 है। कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा हमारे देश में जिसके लिए हमारे संविधान ने उस व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार दिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के लिए कानून क्या होगा, समान होगा, और कानून क्या होगा, समान होगा। हमारे देश में लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं है। पहले तो राजा होते थे, है ना, तो राजा ने जो बना दिया वो कानून, तो विशिष्ट व्यक्ति था राजा। वर्तमान में
कोई राजा नहीं, वर्तमान में जनता ही राजा है ना। तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। बात कौन सा करें, आर्टिकल 14 कह रहे हैं। दूसरे टुकड़े में क्या करें, कानून विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से सुरक्षित करेगा, मतलब सभी व्यक्तियों को समान रूप से उनका क्या करेगा, बचाव करेगा। बचाव करने का मतलब क्या हुआ, बचाव करने का मतलब हुआ आज कानून मेरी जितनी रक्षा करता है उतना सामने वाले की करेगा, आप सभी की करेगा। क्यों, क्योंकि कानून सभी के रूप, सभी के लिए क्या है, समान संरक्षण है। कानून का समान संरक्षण मतलब है बचाव, है ना। कानून हमें क्या करेगा, बचाएगा, जितना मुझे बचाएगा उतना आपको भी बचाएगा। तो आर्टिकल 14 के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा कहता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सभी व्यक्ति क्या है, समान है। और दूसरा टुकड़ा क्या कहता है, कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी क्या करेगा, कानून रक्षा करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो दो बात, कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है, जबकि कानून का समान संरक्षण हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। कल डिटेल में दोबारा बताऊंगा इनको, है ना। आपकी क्लास में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, जितना आवश्यक होगा उतना मैं बता दूंगा आपको। तो अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 कहता है, 15 में 5 आ रहा है, तो इसमें 5 प्रकार की समानताएं। 14 के अंदर तो कानून के समक्ष समान है ना। 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता, और 15 समानता की बात करेगा, तो समानता का आर्टिकल है। आर्टिकल 15 5 प्रकार की समानताओं की बात करता है। 5 कौन कौन सी, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध रोकना। आर्टिकल 15 में केवल, इसके आगे एक शब्द और लगाए जिसे कहा जाता है केवल, ये मैंने अभी इसलिए लगाया कि आपको याद रहे, आपको केवल शब्द जरूर लगाना आगे। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में 5 प्रकार से आप विभेद नहीं कर सकते। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। ये मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, ये हिंदू धर्म को मानने वाला है, ये ईसाई धर्म को मानने वाला है, ये जैन धर्म को मानने वाला है। तो धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो केवल धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपका वंश क्या है, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि महाराणा प्रताप के वंश से अगर कोई है तो उसे कुछ विशेष सुविधाएं सरकार देगी, या मान लीजिए शिवाजी के परिवार से हो तो उसे विशेष सुविधाएं दी जाएगी, बीकानेर के जो राजा के खानदान के जो राजवंश है उनको कोई विशेष सुविधाएं दी जाएगी, है ना। कोई मूल वंश के आधार पर, आपका वंश किस प्रकार का है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर, है ना, आदमी औरत, है ना, स्त्री पुरुष, इन दोनों, लिंग दो, स्त्री और पुरुष, इन दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जितना अवसर पुरुषों को मिलेगा उतना अवसर किसको मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। हमारे देश में लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, मूलवंश के आधार पर नहीं किया जाएगा, और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये काम कोई पुरुष नहीं कर सकता या ये काम कोई महिला नहीं कर सकती। ऐसा सरकार कोई भी बिल या कानून नहीं बना सकती। आप लिंग के आधार पर भेदभाव इस देश में आप नहीं कर सकते हो, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो, मूलवंश के आधार पर नहीं कर सकते हो, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते हो, जाति के आधार पर हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लास्ट आता है जन्म स्थान के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा जन्म तो बम्बई में हुआ है तो मुझे तो इस देश का प्रधानमंत्री बना ही है, क्योंकि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, बम्बई में हुआ है ना, और मेरा जन्म कहाँ हुआ है, रतनगढ़ में हुआ है, तो रतनगढ़ में हुआ है तो आप तो बन नहीं सकते हो। तो जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये 5 आधार ऐसे हैं जिन आधारों पर हमारे देश की कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। इन 5 के अलावा अगर कोई भी आधार है तो उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन आर्टिकल 15 में कौन सा शब्द लगा हुआ है, केवल शब्द लगा हुआ है। तो केवल
धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध मतलब रोकना, इन 5 आधार पर किसी प्रकार का हमारे देश में भेदभाव नहीं हो सकता है। 5 आधार कौन से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 है ना, एग्जाम की दृष्टि से 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 5 आधार की बात करते हैं, 15 में 5 आता है, तो याद रखना 5 आधार है। कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15 के अंदर कितने प्रकार के, मतलब अनुच्छेद 15 के अंदर कितने प्रकार की समानता? 5। कौन कौन सी? धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, इन 5 आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब कईयों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, सर जाति के आधार पर हमारे देश में भेदभाव होता है, सर लिंग के आधार पर हमारे देश में भेदभाव होता है। तो सुनिए, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपकी बुक में, लिंग के आधार पर भेदभाव। जैसे महिलाओं की स्थिति वर्तमान में हमारे समाज में उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरुषों की है। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरुषों की है। तो महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए, हमारे संविधान में ये सोचा गया, हमारे संविधान बनाया था, उन्होंने ये सोचा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव होगा तो महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाएंगे। तो वर्तमान में क्या है, सरकार ने महिलाओं को कुछ आरक्षण दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है कि महिलाओं के लिए टीचर्स के अंदर इतनी सीटें रिजर्व है ना। या मान लीजिए किसी भी कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी चुनाव हमारे देश में जो लड़े जाते हैं, उन चुनावों में महिलाओं को विशेष प्रकार से क्या है, रिजर्वेशन दे रखा है, उनको आरक्षण दे रखा है। किस लिए दे रखा है वो आरक्षण? वो इसलिए दे रखा है कि जितनी उचित सीटें महिलाओं की होनी चाहिए उतनी वर्तमान में नहीं है। तो जैसे 33% चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे दिया कि ये 100 में से 33 सीटें किससे भरी जाएगी? महिलाओं से ही भरी जाएगी, और यहाँ पे कोई पुरुष नहीं आ सकता। क्योंकि पहले तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नगण्य थी, बिल्कुल शून्य थी। तो उसको बढ़ाने के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे देश ने कानून बनाया, और कानून बना करके उसे महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व कर दी। और जिस दिन महिलाओं की स्थिति बराबर आ जाएगी, जिस दिन महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में अच्छी हो जाएगी, तब इस अधिकार को हटा दिया जाएगा। इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है कि हाँ, आप अगर महिलाएं समाज की मुख्य धारा में नहीं है तो आप उनको कुछ समय के लिए उनको आरक्षण दे सकते हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जाति के आधार पर हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका कई वर्षों से उनका शोषण होता रहा था, वो वर्तमान में हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ जातियों को क्या दिया गया? हमारे संविधान में विशेष आरक्षण दिया गया, विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया? उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। जब वो हमारे समाज की मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तब इस आरक्षण को हटा दिया जाएगा। तो वो वर्तमान में हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं है, जिस दिन आ जाएंगे तो उस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये 5 आधार है, इन 5 आधार पर किसी प्रकार का विभेद हमारे सरकार किसी भी नागरिक के साथ नहीं कर सकती है। अब लिंग के आधार पर, जैसे महिलाओं की बात करते हैं, लिंग के आधार पर जैसे 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब महिलाओं को 33% अगर आरक्षण मिला है तो महिलाओं में फिर कोई अलग कैटेगरी नहीं है। जाति के आधार पर आरक्षण, तो जातियों में फिर कोई अलग कैटेगरी नहीं है। इसके लिए मंडल आयोग का, मंडल कमीशन को भी लागू किया गया था, ठीक है ना। मंडल कमीशन इसी आधार पर लागू हुआ था कि कुछ जातियों को विशेष आरक्षण की जरूरत है, इसलिए मंडल आरक्षण लागू किया था। डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके प्रश्न में इतना नहीं है, आपको इतना याद रखना है। आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात करता है। और आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया था, कानून के आगे सब समान है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे राष्ट्रपति जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बात बताई थी, पद पे रहते हुए राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का कोई भी कानूनी मुकदमा किसी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता, है ना। तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया। कोई राज्यपाल पे नहीं चलाया जा सकता। हमारे देश के जो सांसद है, जो मंत्री है, विधायक है, उनके ऊपर भी नहीं चलाया जा सकता, उनसे 1-1.5 महीने पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये कुछ अपवाद है, लेकिन बाकी आर्टिकल जो 14 है, कानून के समक्ष समानता, वो सभी व्यक्तियों पर लागू है। तो हमने अभी तक 2 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण, और आर्टिकल 15 केवल सब जरूर याद रखना, केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये केवल शब्द इसलिए है कि इन 5 के अलावा कोई भी अगर आधार है सरकार के पास तो सरकार भेदभाव कर सकती है। जैसे क्षेत्रता के आधार पर भेदभाव कर सकती है। ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई राजस्थान में आकर के नौकरी लगेगा तो उनके लिए इतना कुछ आरक्षण होगा, या राजस्थान का व्यक्ति को महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी लगेगा तो इसे मराठी आनी अनिवार्य है। तो इस प्रकार के भेदभाव किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर हमारे देश में विभेद नहीं हो सकता। आर्टिकल 15
अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है? जितने भी सरकारी कार्य होंगे, है ना, उनमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। लोक नियोजन यानी सरकार के जितने भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों में सभी की समान भागीदारी रहेगी। यह आर्टिकल 16 बात करता है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? आर्टिकल 17 बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें बात करता है अस्पृश्यता की, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 पर खतरा। तो ये आर्टिकल 15 वेरी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्षमता के। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता की, अनटचेबिलिटी की। इसमें यह है कि मन क्रम वचन किसी भी प्रकार से आप अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते हो। अगर ऐसा दिया गया, अच्छा सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो हमारे संविधान, हमारे देश ने कानून बनाया है जिसमें 6 महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना, ये सब हमारे जो कानून जो हमारे देश में जो कानून है उस कानून के अनुसार उनके ऊपर क्या होगी? कार्रवाई होगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकता है, तालाब में पानी भरने से रोकता है, सार्वजनिक नलों पर पानी भरने से रोकता है ना, सिनेमा हॉल है उनमें जाने से रोकता है, या आप उस जाति को आप अस्पृश्य हो तो हम आपको सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं दे सकते। इस प्रकार का कोई भी भेदभाव अगर हमारे देश में किया जाएगा या अस्पृश्यता को मन क्रम वचन किसी भी प्रकार से अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो वो एक कानूनी क्या होगा? अपराध होगा। इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अस्पृश्यता हमारे समाज की एक कुरीति है। उस कुरीति को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 को क्या किया? इसमें शामिल किया। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। किसी भी प्रकार की उपाधि हमारी सरकार नहीं बांटेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। डिटेल में कल दोबारा बात करूंगा मैं इस टॉपिक की। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? उपाधियों की। किसी भी प्रकार की विधि तथा सेना संबंधी सम्मान की सिवाय राज्य सरकार या कोई भी सरकार किसी प्रकार की उपाधि नहीं बांटेगी। हमारी सेनाओं में कुछ उपाधियां दी जाती है, मरणोपरांत, अशोक चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती है। कर्नल है, जनरल है, मेजर है। और विधि संबंधी, विधि मतलब शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि है, जैसे डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, इन उपाधियों को छोड़ दो। ऐसी उपाधियां जिन्हें पढ़ करके कोई भी व्यक्ति अर्जित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एमबीबीएस बन के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियरिंग करके अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है। ऐसे कोई भी उपाधि जिसे शिक्षा के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है उनको छोड़कर, और सेना में जो उपाधियां दी जाती है उनको छोड़कर कोई भी सरकार किसी प्रकार की उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं बांटेगी। उपाधियां कैसे सर? उपाधियों का मतलब है, पहले हमारे देश में कुछ उपाधियां थी, राजा महाराजा, है ना, राजा महाराजा और राय बहादुर, है ना, राय बहादुर, और जो विभिन्न प्रकार की जैसे उपाधियां पहले थी, राय बहादुर, दीवान की उपाधि, दीवान है, राय बहादुर है, राजा महाराजा। इस कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, या हमारी सरकारें किसी भी व्यक्ति को किसी अपने नाम के आगे राजा महाराजा शब्द लगाने की अनुमति नहीं देगी, या वो इस प्रकार की उपाधियों को नहीं बांट सकती है। ठीक है, तो हमारे देश में किसी भी प्रकार के उपाधियों को अपने नाम के आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है आप अपने नाम के आगे, और प्रत्यय मतलब अपने नाम के पीछे। आप उपसर्ग या प्रत्यय रूप में अपने नाम के आगे या पीछे आप किसी प्रकार की उपाधि को अपने नाम के आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी का नाम ही राजा है तो बात ही दूसरी है, उसके नाम ही उसका राजा है। ठीक है ना, लेकिन वो किसी प्रकार, जैसे मान लो उसका नाम महेंद्र है ना, महेंद्र बाहुबली है, तो महेंद्र बाहुबली अपने नाम के आगे अगर वर्तमान में है ना, तो अपने आप के राजा महेंद्र बाहुबली नहीं लगा सकता। हाँ, उसका नाम हो सकता है राजा महेंद्र बाहुबली, लेकिन ये नहीं लगा सकता कि मुझे सरकार ने राजा की उपाधि दी है, या मैं मेरी मम्मी का राजा हूँ। ठीक है, आप अपनी मम्मी के जरूर राजा हो, बिल्कुल हो, सभी हैं, लेकिन आप अपने नाम के आगे भी, आपकी मम्मी आपको उपाधि नहीं दे सकती, उस उपाधि अंत हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने नाम के आगे और पीछे दोनों ही जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी प्रकार की उपाधि। किन को छोड़ करके? शिक्षा से जो मिलने वाली उपाधि है उनको छोड़ करके, और सेना में जो सम्मान दिए जाते हैं उनको छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधि कोई सरकार नहीं बांटेगी, है ना। और दूसरी चीज,
कोई भी भारत का व्यक्ति विदेशों में जाकर के, कोई फ्रांस गया, अमेरिका गया, अमिताभ बच्चन को मान लो स्विट्जरलैंड की सरकार ने कोई उपाधि दी, तो अमिताभ बच्चन उसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। अगर उसे उपाधि मिली है किसी प्रकार की, तो पहली बात वो हमारे देश के राष्ट्रपति को पूछ करके उसे ग्रहण करेगा। अगर मना कर दिया तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर उसे ग्रहण कर ली तो उसे त्यागनी पड़ेगी, वो अपने नाम के आगे उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चाहे विदेशों में आपको उपाधियां दी गई हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में आपको किसी ने उपाधि दे दी हो, आप अपने नाम के आगे और पीछे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, सरकार कुछ पुरस्कार देती है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, है ना, ये उपाधियां, है ना, ये कई प्रकार के पुरस्कार ये देती है, लेकिन ये उपाधियां नहीं है। इन पुरस्कारों को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर अपने घर के आगे नेम प्लेट के ऊपर ऐसे नहीं लिखवा सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, उनसे तुरंत उनका सम्मान वापस ले लिया जाएगा जो सम्मान सरकार ने दिया। हमारे जो न्यूज़पेपर है वो सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे लिख सकते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर ने 500 करोड़ रुपए कोरोना के लिए दान दिए, ये न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे कभी भी कहीं भी भारत रत्न, अपने आधार कार्ड में वो नहीं लिखवा सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अपनी नेम प्लेट के आगे वो भारत रत्न नहीं लिखवा सकता। अगर उसने लिखवाया, ऐसा कोई काम किया, तो उन्हें जो पुरस्कार उसे क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया तेंदुलकर का, आप उसे अन्य थाना लें, ठीक है। तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब है किसी भी प्रकार की उपाधि आप हमारे देश में ग्रहण नहीं कर सकते हो, और अगर ग्रहण की तो आप अपने नाम के आगे और पीछे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो ग्रहण का मतलब जो उपाधि होता है वो पुरस्कार है, वो उपाधियां नहीं है। तो किसी प्रकार की उपाधि हमारी सरकार देगी नहीं, पहली बात तो, और ना ही बांट सकती है। उन उपाधियों को आप अपने नाम के आगे, और जो बड़ा पुरस्कार मिला उसे आप अपने नाम के आगे और पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ है कि आप अपने नाम को देश की जनता के, देश में जो दूसरे नाम है उन नामों से अलग नहीं दिखा सकते हो, सबके नाम समान हो, ठीक है। तो किसी प्रकार की उपाधि लेकर के आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद कौन से में किया गया, अनुच्छेद 18 में किया गया है। कल और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, है ना, ठीक है। थैंक यू।